जानकारी नहीं होगी, लेकिन फर्स्ट एंडोस्कोप सुश्रुत ने ही बनाया था, आचार्य सुश्रुत ने ही। और उसी से वो पाइल्स का ऑपरेशन भी करते थे। और उसको भगंदर के नाम पे था, और एक और थे दो, उन्होंने एंडोस्कोप बनाए थे। तो उस समय मेटलर्जी ज्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन आज के जो बनाए हुए जो इंस्ट्रूमेंट है वो उन्हीं के दिए हुए हैं। उनके बनाई हुई जो चिमटी है, सीजर है, चीजल है, आज भी हम वही यूज कर रहे हैं अच्छी मेटलर्जी में, एडवांस तरीके से। लेकिन वो दी हुई सारी सुश्रुत है। सुश्रुत का पूरा साहित्य आज भी नेपाल के और यूएस के लाइब्रेरी में रखा हुआ, जो भोजपत्र पे वो लिखते हैं। तो समय के साथ साथ अब उसको फिर से संस्कृत से हमारी पठनीय भाषा में आना चाहिए। और सुश्रुत को आज भी दुनिया में पहला सर्जन मानते हैं, यूरोप भी मानता है कि आज भी जो नेजल सर्जरी करते हैं तो उसमें सुश्रुत के नाम पे जो फ्लैप देते हैं उसको इंडियन फ्लैप ही बोलते हैं। और मैंने पिछले बार एक बात बताई थी, छोटी सी बात से अपना वो समाप्त करता हूँ, कि सुश्रुत ने 600 बीसी पूर्व सबसे पहले ब्रेन सर्जरी किया था। तो जिसको लोगों ने, यूरोपियन लिटरेचर ने बड़ा हंसी उड़ाया था, लेकिन अभी करीब 10 वर्ष पूर्व ही हड़प्पा में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो स्कल पाई, उसमें एक दो जगह सुराख थे। और जब उसकी कार्बन डेटिंग की तो मालूम पड़ा वो उतने वर्ष पूर्व थे, और आफ्टर सर्जरी उसमें बल्ज बना हुआ है और आसिफिकेशन हुआ है। इट इंडिकेट कि आफ्टर सर्जरी द पर्सन अलाइव मोर देन 7 ईयर। तो ये सुश्रुत का ही ज्ञान था। तो आज हम उन सुश्रुत को, जो सर्जरी के पिता में है, और ये दुर्भाग्य की बात कहूँ या सौभाग्य की बात की, वो है तो मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न सर्जरी के भी पिता में है, लेकिन वो आयुर्वेद के ज्यादा करीब हो गए, क्योंकि उनको यूरोपियन डोमिनेंस ने उनको इतना वो नहीं दिया, शायद इंडियन थे। लेकिन आज यूरोप भी मान रहा है और हम भी मान रहे हैं, और सुश्रुत पे काफी वर्क हो रहा है। और आयुर्वेद सुश्रुत पे कुछ काम करता तो हमारी यूनिवर्सिटी उसमें पूरा मदद करेगी, उसके रिसर्च में भी और वर्क में भी। तो मैं एक मीटिंग में और मुझे पहुंचना है, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और सभी विद्वान को, आयुर्वेद के जो सुश्रुत के वंशज जिनको कहूँ, उनको सबको प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने ये वेबिनार महर्षि सुश्रुत के नाम पे रखा, ये बहुत बड़ी बात है। सुश्रुत मतलब उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, धन्वंतरी को, सुश्रुत और चरक। तो आपने उनको आमजन के सामने लेके आए। और आज के जमाने में जो आयुर्वेद का महत्व पिछले कुछ समय से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। केंद्र सरकार ने एक आयुष मंत्रालय भी अलग से बनाया है, आपकी जानकारी में होगा। तो वो जब दिन दूर नहीं कि आयुर्वेद लोगों की पहली चॉइस होने लगेगा, सेकंड से। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ, और भार्गव जी को स्पेशली बहुत बधाई कि आपने मुझे इनवाइट किया। और आपके लेख, आर्टिकल नेट पर, वेबसाइट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर पे सब में देखता हूँ। तो आपने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की जो अलग जमा के रखी, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना श्रम करते हैं, इतना संयम करते हैं। कॉलेज हो, स्किल हो, बीएसएफ हो, कहाँ कहाँ मेडिकल हो, हर जगह जाते हैं और आयुर्वेद की अलग जगाते हैं। तो आप भविष्य में अपने आयुर्वेद को बहुत ऊपर ले जाओगे। ये आपके पूत के पाँव मुझे दिखने लगे हैं। मेरी आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, और आप आगे बढ़ते रहो। हम आपके साथ हैं हर रचनात्मक कार्य में। और सभी विद्वानों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने समय दिया, जुड़े। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत आभार। मैं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, आप लोगों की ये आशीर्वाद बना रहे हम लोगों पे, और ये यात्रा ज्ञान गंगा चलती रहे, यही हमें प्रार्थना है आपसे, यही प्रार्थना। डॉक्टर धन्यवाद। अखिलेश। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव इसी प्रकार आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे निजी रूप से। और आपने सर बहुत समय दिया हमें। निश्चित रूप से नहीं आपका नहीं, आशीर्वाद तो हमें प्राप्त होता ही रहता है सर। और एनी टाइम। आपने यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद को आपने उतना ही सम्मान दिया है जितना दूसरी अन्य मेडिकल पद्धति को दिया है। इसके लिए आयुर्वेद के लोग आपके आभारी भी हैं सर। एनी टाइम, वो दूसरी से ज्यादा। जी जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। थैंक यू, अब हम प्रणाम करता हूँ, मैं इजाजत चाहूंगा, है ना। जी थैंक सर यू सर, थैंक मुझे और कहीं जाना है, और अच्छा रहा कि नेटवर्क नहीं टूटा, हम इसी जगह पे रह रहे हैं, नेटवर्क की काफी दिक्कत होती है ना।
जी सर। चलो प्रणाम सर सभी को, शुभ रात्रि। सभी विद्वान आयुर्वेद के जिन्होंने मेहनत करके अलग जगह रखी है, जुड़ रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि आप आयुर्वेद को स्थापित कर लोगे। आप जैसे लोग ही आयुर्वेद को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सभी को चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं हमेशा धन्यवाद। आपके साथ हूँ जब जब आप याद करेंगे। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से खंडेलवाल मैं जी ने आज हमारे कार्यक्रम में एक जिसे कहते हैं कि मैं एक प्रार्थना करना चाहता था अखिलेश जी से। वो उनकी खंडेलवाल सर की शीघ्रता में हमारे अग्निहोत्री सर का प्राकथन नहीं हुआ है। 2 मिनट अग्निहोत्री सर को हम बुलाना चाहेंगे उनके प्राकथन के, फिर अपना कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आदरणीय प्रोफेसर वीके अग्निहोत्री सर, एम आई ऑडिबल टू यू सर? यस सर। अग्निहोत्री सर, संभवतः वो कंफर्टेबल नहीं ये आए। अग्निहोत्री सर प्रणाम, आपका प्राकथन, अनम्यूट प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो समझे तो आज हमारी भूमिका अखिलेश जी बड़े अच्छे से निभा ही रहे हैं, क्योंकि नहीं, वो उनके अखिलेश जी हैं, बड़े सदैव बड़े रहते हैं, अखिल छुट्टे नहीं। में नहीं सर, नहीं, वो उनके क्या है कि टीम आज टीम खंडेलवाल जी उनकी है तो एक्चुअली, खुशी है। मैं आपको खंडेलवाल जी अवगत जल्दी कराऊं। में थे, इसलिए मैं सोच रहा था खंडेलवाल जी को सुन लेते हैं, वो हाँ, जल्दी में थे हमने अरे इसलिए खंडेलवाल साहब, हम जब उज्जैन गए थे तो मैंने खंडेलवाल जी से और राम अरोड़ा जी से, दोनों से भेंट की थी। आप शायद वहाँ पंजाब या कहीं पधारे हुए थे तो फोन पर ही बात हो पाई जी थी, जी या मुंबई कहीं जा रहे जी। थे। लेकिन बड़े अच्छे लोग, बहुत आयुर्वेद के प्रति नितान्त हृदय से जुड़े हुए हैं। मैं अभी आपको 1 मिनट लूं कि अभी हमारे पद्मश्री वीके सर संजय सिंह साहब का आया था फोन, उनके उनके अटेंडेंस फोन आया था, वो भी शाम वाली मीटिंग में, वो और गौरव संजय दोनों ही जुड़ेंगे। तो वो कंफर्मेशन और लिंक मांग रहे थे, तो इसीलिए मेरा फोन शायद ऑफ हो गया था। खैर, तो अभी आज के इस विषय पर जो हमारे हेमराइड्स पर है, हम आप सभी अतिथि वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और प्राकृतिक के रूप में तो इतना ही कहना है कि देखिए, पूरे शरीर में अंग कोई भी हो, तकलीफ कहीं भी हो, तो उसको, उस मरीज को झेलना पड़ता है। लेकिन तब और स्थिति विषम हो जाती है जब कोई स्थान जो संकोच का हो, जहाँ पर सहज नहीं होता, असहज स्थान पर कोई तकलीफ होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो अक्सर इस मामले में लेट हो जाते हैं, नहीं बताते हैं कि चलिए शायद 2-4 दिन देख लेते हैं, ठीक हो जाएगा, फिर होगा तो देखेंगे। लेडीज लेडीज डॉक्टर दिखाना चाहती हैं, स्त्री के जेंट्स की, तो थोड़ा ये चीजें ऐसी, जबकि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हम जो कुछ खाते हैं उसका दंड और उसका परिणाम हमारे रेक्टल पार्ट और एनएस पार्ट को जाता है। तो ये बहुत स्वाभाविक है, जितनी हम केयर अपने लिप्स और म्यूकस लाइनिंग की यहाँ करें, वैसे ही वहां करें। और यहाँ तो कोई मुंह में खाली छाले वाले पड़ते हैं, स्टोमेटाइटिस होती है, लेकिन वहां तो प्लस तक का डर होता है। तो बहुत सारी चीजें स्पेशल वहाँ की एनाटॉमी है, तो वो सब तो हमारे विद्वान लोग बताएंगे ही बताएंगे। मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि अरिवत कर्षति इति अर्थः करके शब्द आया है कि अरि माने शत्रु, शत्रु के समान जहाँ पर कर्तन करने से पीड़ा होती हो, ऐसी वहां पर फीलिंग होती है, चाहे वो वादी वाली हो, चाहे रक्तार्श हो, जो भी है। तो हमारे विद्वान लोग आज बताएंगे। हमारा तो केवल इतने प्राकथन है कि हमारे सभी सुधी वक्ता जो यूट्यूब से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और IRES की आर्कीव को विजिट करते हैं, साथ साथ हमारे आज के वर्तमान के, हमारे यहाँ के स्थानीय मंच से जुड़े हुए सभी हमारे श्रेष्ठ सुधी जन और आप सब लोग, हमारे आज के अतिथिगण, अपनी पूरी पूरी योग्यताओं से, अनुभव से और समय दान करके हम सब लोगों को लाभान्वित करने जा रहे हैं। इसके लिए हृदय की गहराइयों से इस मंच की तरफ से आप सबका बहुत बहुत हम स्वागत भी करते हैं और आभार भी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आगे की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी को संप्रेषण करते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश मंच जी आपकी। की बात है, वो सब। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपके आशीर्वचन के लिए। निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया कि ये इसकी जैसे हम मुंह की सफाई करते हैं, रोजाना ब्रश करते हैं सुबह शाम। अमेरिका में ऐसे सेंटर बने हुए हैं, एनोरेक्टल डायलेशन सेंटर। वहां पर क्या हर 7 दिन में लोग जाते हैं और उसे 1 फिंगर 2 फिंगर डायलेशन कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिशर की प्रॉब्लम, या वहां पे कोई लोकल पार्ट में कोई फाइब्रोसिस हो गया है, या कोई मतलब इस तरह की एनोरेक्टल जो चीजें होती है, इसे कह सकते हैं एनोरेक्टल अवेयरनेस। तो बिल्कुल एनोरेक्टल अवेयरनेस विदेशों में भी, भारत देश में भी थोड़ी सी समय आएगा जब दोबारा भी ऐसा होगा कि इस तरीके से निश्चित रूप से सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। अभी हमारे बीच में डॉक्टर अरविंद गनगोरिया जी जुड़ चुके हैं। आप प्रोफेसर एंड एक्स HOD MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर में है, और अभी फिलहाल में एडिशनल चार्ज ऑफ एक्टिंग डीन वीरेंद्र कुमार सकलेचा गवर्नमेंट मेडिकल
कॉलेज इन नीमच के प्रभार को देख रहे हैं, और आप इसके लिटरी वेरिकोस वेन एवं एनोरेक्टर प्रोजेक्ट से संबंधित बेल्जियम मेडिकल कॉलेज के सभी कार्यों को देख रहे हैं। इंदौर में नहीं, अम्बेतु मध्य प्रदेश में बड़ा नाम है, जाना माना नाम है। और सबसे बड़ी बात है समाज सेवा की। मैं हमेशा देखता हूँ कि आपके वीडियो से आपसे जब भी मिलना होता है, मरीज आपकी तारीफ करते हैं कि जब भी मरीज आपके पास जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको ऐसा लगता है कि एक घर के व्यक्ति के पास आ गए। आपका उनको समझाना और मेडिकल के क्षेत्र में वो मैंने ये भी देखा सर, एक आश्चर्य की बात कि आप मरीज मरीज कहता है कि मैं प्राइवेट में इलाज करना चाहता हूँ, और आप उससे प्रेस करते हैं कि नहीं सरकारी में इलाज कराओ, क्या दिक्कत है, अच्छी सुविधा है, अच्छी मशीन है। तो ये एक मेरे दिल में आपके प्रति जो सम्मान है वो निश्चित रूप से सर इन्हीं चीजों को देखकर है। अब मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर अरविंद गरगोरिया जी को। आप 15 से 20 मिनट में आप अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर अरविंद गरगोरिया जी, सर वेलकम। Thank you, Aklaji. Thank you so much, and I am really very thankful to all your association dignitaries. Those are connected with this platforms. I am really feel proud, privileged in between the so many senior people working around the India. And I saw your flyer. You have mentioned your experts from joined in this conference around the whole India. So that really appreciable effort. I am really thankful, and it's my really matter for pleasure for me because this is my favorite topic, and we are discussing. हम जो हेमरॉइड्स पर बात करेंगे या एनोरेक्टल डिजीज पर बात करेंगे, वो रियली बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, जैसे सभी लोगों ने सर ने बताया मुझे। मैं अपना पीपीटी स्टार्ट करूं? यस सर, यस मैं अपना सर। पीपीटी स्टार्ट करूं? Yes, sir. We can see the PPT. PPT visible, sir? Okay, right. Yes, sir. Thank you so much. So, I'll start from the my topic I mentioned here, the overview of the hemorrhoids. Just discussing the basic to some advance in the hemorrhoid disease. So definitions, by definition, renal cushion, hemorrhoidal venous cushions are normal structures in an anorectum, but hemorrhoid now consider is not an arterial disease, not a venous disease. This is a arteriovenous disease. It's a combined disease having the arteries and vein both. And pathologically, it has proven by the so many histopathological tests. So, it's required medical treatments and attention. Because yeah. So we go directly over the etiology of that. Everybody must know. We practicing doctors, every physicians must know that the etiology of that, so that prevention is better than cure. This is a very famous proverb, and I believe very confidently this is a very fantastic phrase. So prevention is better than cure. So we must discuss the etiology of this disease: stunning, constipation, pregnancy, obesity, prolonged sittings, portal hypertensions, anorectal varices, in especially liver diseases, alcoholic liver failure, chronic diarrhea, familial malignancies, loss of rectal muscle tone, spinal cord injuries. So this is all anal intercourse also, of course, this is a factor for that. These are all etiological factors, but multiple factors you can add more. But this is a main etiological factor of this hemorrhoidal disease. So this slide mentioned constipation, most common. Obesity is, of course, in India, obesity is in an increasing trend. The pregnancy is an automatic resolving disease. That when female patients come to doctors, bleeding per rectals, we treat conservatively, and physician treat conservatively. And after the delivery, all hemorrhoids will disappear, 90%.
diarrhea, and smoking, of course, is a big reason. So we go to the etiopathogenesis. Why did these hemorrhoids occur? Straining, constipation, long sitting in the toilets may be a reason of the this most common region of this hemorrhoidal disease. Low fiber diet, less bulky stool, straining at defecations, increase intra-anal pressures in obese patients, and decrease venous return in obesity, of course, and pregnancy, of course, and enlarged hemorrhoidal venous cushions in a continuous pressure over this venous and arterial system on channels. So this is a basic etiopathogenesis of that hemorrhoid gland. So we will, anatomy is a very important part of this, because this disease is maximum we treat the all hemorrhoid treatable by the conservative management, but a good number of the patients require 30% at least patient require this surgery, because now this is a lifestyle disease. We say that suppose peptic ulcer, gastritis, and constipation, it's all the lifestyle disease. So it's nowadays in this era, this avoidance of this lifestyle disease is slightly difficult. So nowadays the trend is shifting to the younger populations. Now anal disease are common in the anal populations. Like a fissure is very common in teenagers, but hemorrhoids common in the after 30, 40, not in the age of the 20 years. In 20 years, the fissure are the common disease than the hemorrhoids. So in anatomy, a cluster of the vascular tissue, smooth muscles, connective tissue lined by the normal epithelium or anal canal, commonly seen in the left lateral, right anterior, right posterior. Classically, is a clock. When we made a clock, 3, 7, 11 o'clock position in a anatomy positions. So this is a anatomical location of the 3 vessels, 3, 7, and 11 hemorrhoidal artery. That artery are responsible for the hemorrhoidal mass. When hemorrhoid increase, especially 3, 7, 11 o'clock positions, when hemorrhoidal mass occur apart from that considered as a secondary hemorrhoids. It is suppose some patient having a cauliflower-like hemorrhoidal mass. कई बार 3 मास है, कई बार cauliflower-like पूरा mass है. So that is the advanced stage of that. So this disease also not very uncommon in our settings. Next, please. So this line show that you can see this is a 3, 7, and 11 o'clock. So this is depend on the hemorrhoidal vessels, the arteries and venous plexus that are responsible for this chunk of the hemorrhoids. Is prolapse below the dentate line. So below the dentate line, when it prolapse, is develop the complications, pain. Above the dentate line, hemorrhoid are the painless condition. Generally, hemorrhoid are painless condition because the bleeding start in a bleeding piles. Bleeding start from the above the dentate line. The bleeding above the dentate line, hemorrhoidal mass swelling above the dentate line is painless. If it go down and swelled up, it develop the pain. And piles below the dentate and bleed is a painful and complicated thing. So treatment is depend on that. Above the dentate line, treatment is different. Below the dentate line, treatment are different. We will discuss in treatment part. Next, please. So internal hemorrhoids, external hemorrhoids, depending on the anal origin, anal canal, and dentate line. Dentate line is a very, very important anatomical line in the anal canal. Above the dentate line and below the dentate line. Above the dentate line, mucosa sensation are as the gut sensation, gut mucosa. Below the dentate line, the sensation are the spinal and those nerves supplying the skin. That skin nerve are supplying that the below the dentate line is a painful situation for them. So internal hemorrhoids
when inside in the anal canal, external, outside for the, and mix both, exo-internal, when internal and both. You can see that. This is a very good picture of that. I'll see that. So before understanding of the anatomy of the anal canal, the surgical part as well as medical part is very difficult. See that. This is a dentate line. This basically vertical column of the Morgagni. This is anal canal, and this line is dentate line here. Dentate line and pectinate line are same. And this line is known as white line of Hilton. You will see that this line is a white line of Hilton. At the white line of the Hilton, the internal sphincter are finished at this line. And below this white line of the Hilton, internal sphincter not present, only external sphincter are present here. This is external sphincter, this is internal sphincter. So this is a white line of the Hilton, this is a dentate line, and so base of this dentate line made by the vertical column of the Morgagni. And this column, this having a crypt and opening that to secrete the lubricants. That lubricants help in the passing the stool. So it's like a sebaceous gland. The sebaceous gland of the skin are secreting the sebum for the protection of our skin. So that secretions lubricate the upper stool and prevent the complications. But this in special condition, when any gland develop the infections, this opening is blocked, and patient develop the perineal abscess and perineal fistula. So this is a anatomical importance of the formation of the fistula and abscesses. So this is a internal hemorrhoid picture. This is coming from the above the dentate line, and above the dentate line, this is a painless. This is a painful, severely painful. So external hemorrhoids are painful, internal hemorrhoids are painless. The message is that very clear. Differences. I have mentioned that you above the dentate line, below the dentate line, develop from the endoderm where vowel develop, and develop ectoderm where the skin develop, covered by columnar epithelium of the anal canal, covered by the squamous epithelium. Columnar is the gut epithelium, basically not supplied by somatic sensory nerve, innervated by the cutaneous nerve. The skin supply, those are supplying the skin. So this is difference. Classify, when we classify grade 1, grade 2, grade 4. Grade 1 is inside the hemorrhoid present inside in the anal canal. Grade 2, when prolapse on defecation and automatically reduce inside. That is grade 2. Grade 3 generally that comes outside, but patient required by the put a support. And grade 4 is a prolapse, and when patient putting the hand but is not going inside. So that is the advanced stage, and grade 4 most complicated. Grade 4 permanent prolapse and hemorrhage. So anal sphincter is also very important role in the treatment part of this anal hemorrhoidal disease. So this is mentioned the internal anal sphincter, external sphincter here, and this picture show the external hemorrhoid complete hemorrhoids. Also shown, this is a picture of the complicated hemorrhoids. The hemorrhoid when develop the hematoma and acute inflammation, that is a severe painful condition of the hemorrhoids, and treatment are the tricky for that. So we should avoid these complications and treat as early as possible in initial phase. I've told you the painless bleeding is a hemorrhoidal bleeding, and color, timing, quality, it depends on that. Prolapse, perineal pruritus, irritation, discomfort, pain, acute, and when incarcerated and strangulated, and thrombosed and complicated hemorrhoids develop the pain. Otherwise, in initial phase,
The hemorrhoid are painless condition. The severe painful condition in initial phase are the fissure in ano. So fissure in ano and hemorrhoids are totally different in presentation. So this is very important presentation for the diagnosis of the patient. Next. Symptoms of the external hemorrhoids. Composed external hemorrhoids may present with painful mass and skin tag also. The physical examinations, that is very important in the treating the any hemorrhoid patient. The DRE done in 6 positions. Digital rectal examinations basically is a very important finger examinations of the patients, but sometimes patient this procedure very painful. When this procedure is painful, so your first diagnosis should be a fissure in the ano. A young girl, young boys they are very very not willing for this DRE examination because of the pain, and even they are not allowed to touch the area of the anal canal. That means this is a case of the acute anal fissure, not the hemorrhoids. Hemorrhoids may be very painful, but DRE is possible in the every hemorrhoid patient. DRE is not possible in the acute fissure patient. Chronic fissure, you can perform the DRE with good gelatin jelly applications. Endoscopy endoscopy is a good test for that, and you cannot palpate the hemorrhoids. You can see the hemorrhoid generally, but hemorrhoid you can palpate when it's complicated. Otherwise, generally hemorrhoid is not palpable. We will see it through the anoscope. And proctosigmoidoscopy, any bleeding per rectally is very important investigations, because more than 10% of the patient having some other disease like a malignancy. So proctosigmoidoscopy in a elder patient is age of the malignancy like a more than 50 years should go for the proctoscopy. One thing I must tell you, the bleeding from the hemorrhoids are generally red in color. The drop by drop bleeding in the commode, spurt, it's maybe drop by drop bleeding, spurting, or fresh bleedings, red bleeding, not the black bleeding. And a black stool, black color stool, black color blood with mixed with stool, melena, hematochezia, that are the different situations. We should go for the proctosigmoidoscopy or colonoscopy or upper GI endoscopy. Right. So your clinical assessment is very important for that. Sometimes a great mistake may occur when you're treating a patient of the hemorrhoids, when patient having a malignant disease in rectum and upper side in colon. So this is two disease may coexist. One disease in the colon, malignancy, and end up grade 1, grade 2 hemorrhoids. So please evaluate properly. Every patient is a very tricky patient. So please evaluate properly, otherwise mistake may occur. Investigation, I told you about that. Colonoscopy, coagulation profile must go for that. Liver disease patients having a diseased coagulation profile. A ultrasonography of the patient is a mandatory when you're treating a patient of the hemorrhoid. Suppose we are treating a patient of the hemorrhoid, liver are damaged by the alcohol, patients may develop the severe bleeding and a disaster for that. So liver function test and sonography of the liver must see by the physician. Next. To come to the important part, that is a treatment part of the symptomatic hemorrhoids. So maximum 70 to 80% hemorrhoids we can treat by the conservative method, but I told you this is lifestyle disease. If person are very keen to avoid the bad food habits, it may be treated by the conservative techniques and may not be relapse. If the person are not taking the proper precautions, the chance of the recurrence is the high.
So conservative and minimal surgical treatment is a treatment where the treatment is not surgical but a minimal invasive, like laser considered as a minimal invasive and less invasive treatment. Third is surgical treatment. Surgical treatment, everybody, we must know about that. We will shortly discuss about this in next slide. So suppose grade 1 bleeding, patient is coming to grade 1. Generally, grade 1 is not visible. Patient having some constipation and some bleeding in a grade 1. When we do for that, so grade 1 always must go for the conservative treatments. So Syswath is help in the pain. Syswath is not for the bleeding. So when pain is not present, Syswath is not helping. It is especially for these reducing the pain in the anal area, not the bleeding. High fiber diets, fluid intake, stool softener, topical analgesia, proper anal hygiene, and some phlebotonic drugs. Some phlebotonic drugs must give to patients, and this help the increase the tone of the blood vessels of the anal canal, and bleeding will stop. Severe bleeding, we can give the ethempsylate and Trenexa also for control the bleeding. This is a basic about the conservative treatments. So this is a non-surgical treatment. Consider non is a minimal invasive type of treatment. The when internal hemorrhoid, rubber band ligations, sclerotherapy, number 1, number 2, rubber band ligation, or known as a scent mark ligation. Coagulation technique was the old technique, and electrotherapy also was the old technique. Cryo was the, when I was in training the cryo, my professor used to use this cryotherapies, but 25 years ago. But nobody is using this. I think cryotherapies, laser therapy. This is a newest modality, and radio wave ablation. Laser therapy is a fantastic therapy nowadays, and personally, I'm using since 3 years. The results are fantastic. I'll tell you, the really laser is a boon for the anal area surgery. Rather than Milligan Morgan, rather than the Ferguson techniques, that is very common old technique of this hemorrhoid areas. So sclerotherapy is a very old technique, especially for the grade 1 to hemorrhoids. Especially internal hemorrhoids. It should not for the sclerotherapy's banding should not apply for the external hemorrhoid. If suppose surgeon apply this external hemorrhoids, patient develop severe pain and agony. So please, this technique should apply for the only internal hemorrhoids, and patient. This is a procedure for that, 5 ml sclerosant, and so many type of this sclerosant available in the market. Is mentioned the phenol and sodium tetradecyl sulfate also, hypertonic saline also, hot water also. It may be used for that. But best results will be used the sodium tetradecyl sulfate, and patient with reassess after 8 weeks, and this is a good technique for the grade 1 as in grade 2 hemorrhoids. The chance of the recurrence is high. Recurrence depend on patient care and lifestyle. Next. A scent mark has mentioned, and Baron has mentioned the band. Is again it's for the internal hemorrhoids. Please don't apply this band over the external hemorrhoid. If you put the external hemorrhoid, patients will develop severe pain, and it's bad for the doctor image also. This is a technique for that, how to do it. Everybody must know. I think everybody are practicing well this technique. It's a very easy technique, because you will grasp the internal hemorrhoid. You will not grasp by any instrument the external hemorrhoids. Okay. Next. So this is a rubber band techniques and different applicators and how to use. So we come to this main point of the surgery, the hemorrhoidectomy.
Nowadays, hemorrhectomies, hemorrhagoplasty, and hemorrhectomy, hemorrhagoplasty, and hemorrhography. There are three techniques in the surgery of the hemorrhoids. That is hemorrhectomies, the Milligan-Morgan techniques, Ferguson techniques, when we cut cut the mass of the hemorrhoids at the base. That is a old techniques, the old and best and gold standard technique for that. After the, but it's having a problem. The open technique having a problem. Up to the 15 days to month, patient develops severe pain. When we treat the patients, some VIP patients, they complain daily in the evening, morning, sir, when we pass the stool and having a severe pain up to the 15 days, 20 days, is problematic for the patient. Because of this pain issue, the whole world shifted to this open surgery to minimal invasive surgery. The Longo, the Italian surgeon Longo, has developed a stapler. That principle is that we have to work above the dentate line. So he has devascularized the area of the humeral artery above the dentate line, so that lower hemorrhoidal plexus will automatically reduce by the time they never touch the hemorrhoidal mass. So that is a type of the hemorrhography Longo has mentioned. After the Longo, the newer modality are the laser. The laser, they have done hemorrhagoplasty. If they fire at the level of the hemorrhoidal artery, and they coagulate the hemorrhoidal artery by the laser energy, by ultrasonic guidance, as or without ultrasonic guidance. But ultrasonic guidance results are the fantastic. So really, laser is a boon, and definitely the future techniques, especially in the surgery of the hemorrhoids. I've mentioned the Milligan-Morgan. The Milligan-Morgan is an old technique. The Milligan-Morgan is an open technique, which basically the wound was big. The Ferguson started the closed technique. The Ferguson, so pain was less in the Ferguson and pain was more in Milligan-Morgan. But when we close the wound, the chance of the stricture are high in the anal canal and Ferguson technique. So that every technique having a drawback and every technique having a benefits. So you will see that external hemorrhoid, external hemorrhoid basically is demonstrating the Milligan-Morgan and Ferguson technique. This technique is just a demonstration of this technique. You will see here, stapler, they stabilize. This gun has stapled the above the 2 centimeter, this dentate line. We have to fire above the 2 centimeter from the dentate line. Here, humeral artery is coming from here. This is a mass. It's coming from the air. So this whole 360 degrees circumferential area devascularized by this stapler device. At least 2 centimeter of the mucosa and submucosa is devascularized. When you take this submucosa and mucosa, so that area will be shrunk, and this mass will be go inside, to go upward. So mass will be partially disappear in this technique, not 100%. In Milligan-Morgan, you can cut whole mass, but mass is present. Mass will be present partially, and after the 1 month, if you done a perfect devascularization, this mass will be totally shrunk after the. Techniques. This is a newer techniques. So color Doppler guided humeral artery ligation is a very simple technique and very good techniques. Humeral artery ligation 3, 7, 11 o'clock position where the humeral artery present. You ligate by the suture, by the absorbable sutures. So the laser same devascularize that areas, and your chunk will be reduced. So HL is a very good technique. DGHL is a very good technique. The results are very good and less. It's a basically economic technique. No laser are required for that.
or color Doppler sonography are required in that conditions. But without sonography, the finger digital palpated techniques we can use for that. Next, please. Come to the important slide of this presentation, the hemorrhoid laser hemorrhoidoplasty. I mentioned that technique, what is the hemorrhoidectomy, what is the hemorrhoidography, and what is the hemorrhoidoplasty. The laser is term for the hemorrhoidoplasty. We use the laser, diode laser, for the ablate the vessels, hemoral artery and venous plexus in 1 centimeter area and above the dentate line, same as a staplers above the dentate line, and devascularize the area and give the energy in joule. We have to. So this is a picture of the is a grade 3 hemorrhoid, exoecternal hemorrhoids and exointernal hemorrhoids. You can see that here the whole 1, 2, 3, 4, 5 mass. This is a primary as well as secondary hemorrhoids. So this basically they have fixed the energy in the one mass. So one mass in grade 3, we generally give the 350 joule for one mass. 350 joule, this mass 350 joule. So we will give the energy of this whole mass at the level of the base, not this. So every fire must be given above the dentate line. Please remember, every fire of the laser will work above the dentate line, not below the dentate line. Below the dentate line is painful. We have to work above the dentate line where the origin of the vessel. You can see after the releasing of the energy, laser energy, and just after that, all piles will be shrink. Promptly after this surgery, the piles will be shrink, and is a really less painful technique than any other technique of the hemorrhoids. And next day, same day, patient can discharge, and hemorrhoid, there is no any bleeding in that surgery, but complications may occur. In my series, I have performed more than 500 surgeries of the hemorrhoids. 1 and 2 patients develop the infections, not the bleeding, not any bleedings, but infections is a really, one patient developed the infections and required more antibiotics, not any redo surgery. Next, please. सर टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया है. खत्म हो रहा है. Complications, pain, retention of the urine. This is a complication of anesthesia. Hemorrhage also. Hemorrhage is a really bad complication. Primary, secondary, reactionary, anal fissure, stricture also. Next, please. The stricture, how to avoid the stricture, and this is a treatment of the thrombosed external hemorrhoids. In thrombosed external hemorrhoids is complicated. Piles has to be excised in every patient. No laser. Combined laser is a different aspect, but has to be excised in a old technique. The thrombosed picture of that hemorrhoids. The strangulation, ulceration, gangrene, portal pyemia is a bad complication in an especially diabetic patient, and fibrosis may occur. This is a bad complication of thrombosis in the hemorrhoids, and this is a really very bad case and need conservative as well as surgical management. Differential diagnosis of that everybody knows, so we will skip the slides. Next, please. So I really thankful to for your kind and the patience for listening of this my presentation. Thank you so much, and I will happy to ask any question. Doctor, excellent. I am sorry, मुझे बोलना पड़ा, लेकिन रोकने की इच्छा नहीं थी. मंत्रमुग्ध हो गया, मंत्रमुग्ध. ग्रेट. आप जुड़ते रहिएगा. थैंक यू अखिलेश जी, डॉक्टर देवाशीष से परिचय कराने के लिए. डॉक्टर अखिलेश. Sir, I am Dr. Arvind Ghangoria. Basically, Devashish is my basically friend, and I'm using the laptop of the Devashish. Sorry, Dr. Ghangoria. Dr. Arvind Ghangoria.
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गंगोरिया सर फॉर गिविंग द वैल्यूबल टाइम। और डेफिनेटली इस पाइल्स एनोरेक्टल डिसऑर्डर के पेशेंट्स काफी हमारे पास भी आते हैं, जिनको कॉम्प्लिकेटेड होने पर आपको मैंने देखा काफी पेशेंट को लेजर के लिए भेजा भी है, और कॉम्प्लिकेशन भी बिल्कुल मुझे लगता है ना के बराबर है। और आपने अपना कीमती समय निकालकर सर हमें समय दिया, और भविष्य में भी आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा सर, ऐसी अपेक्षा है। बहुत माय बहुत प्लेजर, धन्यवाद सर। माय प्लेजर। वी आर द टीम। हम अपने इंडिया को तभी विश्व गुरु बना पाएंगे जब हम मिलके काम करेंगे और एक दूसरे को नई टेक्निक्स सिखाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि हम जितनी टेक्निक्स कर रहे हैं, ऑल टेक्निक्स आर दी वी आर जस्ट फॉलोइंग द टेक्निक्स ऑफ द फॉरेनर्स। वी आर नॉट इन्वेंटिंग दी एनी न्यू टेक्निक्स। तो हम सब अब इस फेज में है कि हम चाहते हैं सब मिलके ऐसा कुछ करें, ऐसी कुछ नई टेक्निक डेवलप करें, इससे हमारे इंडियंस को फायदा हो और दूसरों की टेक्निक्स पे काम ना करें, क्योंकि पेशेंट ज्यादा हमारे पास है, ज्यादा लोड हमारे पास है, तो हम वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डकलेश जी। जानना चाहूंगा कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट से एक न्यूज लेटर भी निकलता है पर मंथ है, जी, उसमें आचार्य हमने सुश्रुत ऐसा की शुरू किया था एक। वो। जी सर, हाँ हाँ, उसमें फोटो भी तो आचार्य सुश्रुत सुश्रुत आचार्य की सुश्रुत लेटेस्ट ने है। अपने, जी जी वो, सर। हाँ वो हमने शुरू किया है सर, उसको हम निकालते हैं। जी, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी कभी भी कोई मच। सर, हमारा जो अम्बा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, शायद सभी बाहर से भी लोग जुड़े होंगे। तो सर हमारा जो अस्पताल स्टेट का सबसे बड़ा अस्पताल है, और लेजर सर्जरीज का हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी है। हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं, आप लोग भी चाहें तो हम लोग डेफिनेटली। आपको भी वहां पर लेजर से ट्रेंड कर सकते हैं, नो डाउट। जी है सर, ना जी सर? सर, डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच। कोई भी, आज हमारे बीच में रीवा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज के डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठी जी, सीनियर आयुर्वेदिक सर्जन। He treated, I think, thousands of patients treated with Shastu therapy. So I'm inviting Dr. Deepak Kulshrestha, HOD Surgery Department and Principal Government Ayurved College, Riva. पर है मुश्किल। दीपक सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर पवन शर्मा जी, डॉक्टर भार्गव जी, डॉक्टर गनगोरिया जी एवं डॉक्टर अग्निहोत्री जी, इन सभी इस पैनल में उपस्थित सभी विशेषज्ञ को मेरा प्रणाम। गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम जिस टॉपिक पर, जिस डे को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, वर्ल्ड पाइल्स डे। वर्ल्ड पाइल्स डे के उपलक्ष्य में हम लोग आपस में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पाइल्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर गनगोरिया ने विस्तार से हम सभी को पाइल्स के बारे में बताया। मेरा एक इसमें सजेशन है कि डॉक्टर शर्मा जी 1100 एपिसोड स्किप करने की कंप्लीट है। 1100 मेरा एक सजेशन ये है कि इसको हम पब्लिक के बीच में लेके जाएं। हम आपस में एक दूसरे को बताते रहते हैं, ये तो अच्छी बात है कि हमारे एक्सपीरियंस भी एक्सपर्ट्स को डॉक्टर गनगोरिया ने हमको शेयर किया, मैं सभी को शेयर करूंगा, इस प्रकार से शेयर तो करते ही हैं। लेकिन हम इन चीजों को लेके पब्लिक के बीच में भी जाएं, एक इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म बताएं कि इससे पब्लिक भी जुड़ सके। वो पब्लिक अगर जुड़ेगी, पब्लिक सुनेगी, तो वो ज्यादा ये वेबिनार्स जो है हमारे ज्यादा यूजफुल होंगे। मेरा हमेशा
ये कोशिश रहती है कि हम अधिक से अधिक प्रोग्राम पब्लिक के बीच में करें। हम आपस में चर्चा करके चर्चा तो हमको करना ही आपस में, लेकिन इसके साथ साथ अगर यदि पब्लिक के बीच में हम लेके जाएंगे तभी ये जो डे है, वर्ल्ड पाइल्स डे है, उसका एक तभी इसका सक्सेसफुल माना जाएगा कि हम इस प्रकार के जो डेज मनाते हैं, जैसे वर्ल्ड टोबैको डे होता है तो हम उसको पब्लिक के बीच में मनाते हैं। तो इस प्रकार से और भी सारी चीजें हैं, नशा मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो इसी प्रकार से ये और भी कार्यक्रम हम देखते हैं। तो इसको हम पब्लिक के बीच में अधिक से अधिक लेके जाएं, डॉक्टर शर्मा से मैं चाहूंगा कि ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म बनाए या इसी प्लेटफॉर्म को पब्लिक के बीच में लेके जाए, जिससे कि पब्लिक ज्यादा सुनेगी तब उसका सार्वजनिकता हमको समझ में आएगी। तो आज मैं अपना टॉपिक मैक्सिमम चीजें डॉक्टर गनवरिया ने बताई दी हैं, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। कारण इसके हमने देखे, रिस्क फैक्टर्स या कारण हम देखते हैं कि पाइल्स के कारण डॉक्टर गंगोलिया ने बताई दिए। तो उसको हम एक एक्चुअल में, अब इसके ऑडियंस क्या थी ये मुझे नहीं मालूम था कि इसके ऑडियंस हम एक्सपर्ट ही लोग हैं कि पब्लिक के बीच में। ये शायद मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, इसलिए मेरे पास ये पब्लिक से रिलेटेड एक स्लाइड पड़ी हुई थी, वो उसको मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसने जैसे बताया डॉक्टर गंगोलिया ने, वही चीज मैं भी रिपीट करूंगा थोड़ी सी। ज्यादा समय तक लगातार बैठना, विशेष रूप से टॉयलेट में हम देखते हैं ये प्रॉब्लम आजकल पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यदि हम इसको रैंडमली अगर एग्जामिनेशन करें, पेशेंट हमारे पास आता तब उसको एग्जामिनेशन करते हैं, यदि हम इसका एक सर्वे स्टडी करें या एक वॉलंटियरली इस प्रकार से हम एग्जामिनेशन करें, तो मोर देन 60% पेशेंट आपको, पाइल्स के पेशेंट आपको दिखाई देते हैं। इसके पीछे जो कारण है, उस कारण के पे इसके एक कारण ये भी है, जो ज्यादा समय तक लगातार हम देखते हैं कि टॉयलेट्स में बैठे रहते हैं। आजकल ये मोबाइल का सिस्टम और शुरू हो गया कि मोबाइल लेके लोग, पहले अखबार लेके जाते थे टॉयलेट में, और अखबार तो जल्दी खत्म हो जाता था तो जल्दी उठ के आ जाते थे। लेकिन आजकल मोबाइल लेके जाते हैं, जब तक कि किसी एक्सपर्ट ने बोला भी था कि जब तक उसके पैर सुनने न पड़ जाए तब तक वो टॉयलेट से उठता नहीं है। मतलब मोबाइल एक ऐसी चीज है कि मोबाइल भी लेके जाने लगे आजकल, और वो मोबाइल में अपना चैटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज जो भी काम कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस टॉयलेट में सीट के ऊपर बैठे जाते हैं। तो ये भी एक कारण है पाइल्स होने का। पुरानी कब्जियत, पेशेंट हमसे पूछते हैं ये सब इसका कारण क्या है। एक मैक्सिमम अधिकांश पेशेंट्स में हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है, क्रॉनिक लूज मोशन वाले और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इन दोनों प्रकार के डिजीज जिनको है, कंप्लेंट है, उनमें पाइल्स होने की संभावना रहती है। दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज है, एक में हार्ड स्टूल हो रहा है, एक में लूज मोशन हो रहा है, लेकिन दोनों की जो फिजियोलॉजी होती है, एक को मोशन निकालने के लिए, स्टूल पास करने के लिए उसको प्रेशराइज करना पड़ रहा है, मसल्स को इस प्रकार से कर रहा है, और दूसरा जो लूज मोशन को रोकने के लिए कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, स्फिंक्टर मसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये लगातार यदि इस प्रकार का कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो वहां की जो आर्टेरियोवेनस सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें स्टेग्नेशन होता है, स्टेग्नेशन, और लगातार मसल्स के बीच में वो वेन्स या आर्टरीज पड़ी हुई हैं, तो लगातार कंप्रेशन होने की वजह से वो उसमें वेरिकोसिटी डेवलप होती है। इसका डेफिनेशन ही है, पाइल्स की डेफिनेशन ही है, वेरिकोसिटी ऑफ द, और पर्टिकुलर उस प्लेक्सस जो है वहां का, उस प्लेक्सस में वेरिकोसिटी डेवलप हो। तो वेरिकोसिटी में का एक कारण वही है कि प्रेशर ऊपर से पड़ता है, और पड़ने की वजह से नीचे की साइड में वो वेन्स डायलेट होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं और फूलती हैं, और वो लगातार इस प्रकार से बढ़ती रहेंगी, तो मसल्स भी उसके नीचे नीचे बढ़ती जाती है, वो मस्से के रूप में हमको वो दिखाई देता है। फैमिली हिस्ट्री में देखने में आता है कि फैमिली हिस्ट्री यदि है पेशेंट की, तो ऐसे पेशेंट्स में भी ये अधिकांश देखने में आता है। तो इसका एक कारण है भारी वजन उठाना, हैवी वेट बियरिंग। हैवी वेट बियरिंग तो जिस प्रकार से कार्य जो करते हैं, कुली हो गए या और भी कोई इस प्रकार के लेबर टाइप के लोग जो हैं, जो कि वजन उठाते हैं, उसका प्रेशर जो है वो हमारी हेमोराइडल प्लेक्सस के ऊपर पड़ता है। तो लगातार हेमोराइडल प्लेक्सस के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण वो वेन्स वहां की जो है, आर्टियो वेनस, जैसा अभी डॉक्टर गंगोली ने बताया कि पहले इसको हम लोग वेनस मानते थे, फिर आर्टियल मानने लगे, आजकल पूरा सिनेरियो चेंज होकर इसको आर्टियो वेनस मानने लगे। तो वहां के जो प्लेक्सस है, वो प्लेक्सस पूरा डायलेट होता है, और उसकी वजह से ये हमको पाइल्स की कंप्लेंट दिखाई देती है। वेट बेयरिंग का जो कार्य करते हैं वो तो ठीक है। दूसरा, ये जो
ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग हैं जो कि आजकल जिम में जाना पसंद करते हैं, तो जिम में भी वही काम कर रहा है, जितनी उसकी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा वो वेट उठा रहा है। तो लगातार यदि कई महीने तक वो वेट उठा रहा है, वो उठाने की वजह से उसको देखते हैं कि पाइल्स की कंप्लेंट होने लगती है। तो इस प्रकार के कारण हम देख के उसको पेशेंट को मना करते हैं कि आप इस प्रकार के निदानम परिवर्जनम, हमारा चिकित्सा का पहला ही सिद्धांत है आयुर्वेद में, निदानम परिवर्जनम, जो उसके निदान है, उसके कारण, उन कारणों को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक वो परमानेंटली ठीक, जिसको हम कहते हैं क्योर होना, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो कारण यदि बने रहेंगे और आप उसको, चाहे वो हेमोरेडक्टम करो, चाहे छाछसूत्र करो, चाहे और भी कुछ करो, वो कारण बने रहेंगे तो फिर से पाइल्स डेफिनेटली होता है। उसमें हम इसकी कोई जड़ नहीं होती कि जड़ आपने काट दी तो हमेशा परमानेंट ठीक हो जाता है, लेकिन उसका कारण यदि आएगा, हम पेशेंट को बोलते हैं यदि आपका जो कारण है वो कारण बना रहेगा तो फिर से ये होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आज हमने छाछसूत्र किया या आज हमने हेमोरेक्टोमी करी और परमानेंटली दोबारा होने की कोई संभावना नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। आपका कारण बना रहेगा तो उस कॉजेटिव फैक्टर को हमको हटाना है। तो कॉजेटिव फैक्टर नहीं हटेगा तब तक उसको क्योर नहीं हम कर सकते, रिकरेंस नहीं हो सकता, रिकरेंस ही कुछ से हम उसको नहीं रोक सकते। एक ओबेसिटी भी इसका एक मुख्य कारण है। आजकल ओबेसिटी भी अधिकांश काफी लोगों में देखने में आ रही है। तो उसके पीछे क्या है, ओबेसिटी में का एक सामान्य सिद्धांत है कि जब फैट बढ़ती है तो मसल्स वीक होती है। जब ये मसल्स वीक होती हैं तो वो वहां के जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जो प्लेक्सस को पूरा कवर कर रहा है मसल्स, उस, उसको फैलने का मौका मिल जाता है। लगातार प्रेशर बढ़ने की वजह से ओबेसिटी भी है पेशेंट को, तो वहां की मसल्स कमजोर है। तो जैसे ही मसल्स कमजोर होती हैं वो उनको उस प्लेक्सस को फूलने का उसको स्पेस मिल जाता है। तो ओबेसिटी इसका एक मुख्य कारण है कि ओबेसिटी में क्यों ये देखने में आता है। तो ओबेसिटी के पीछे एक तो ये कारण है कि मसल्स वहां की वीक होती है। मसल्स वीक हो जाने की वजह से उसको वहां की जो वेन्स हैं उनको फूलने का मौका मिलता है, उनको डायलेट होने का मौका मिलता है, तो उससे पाइल्स के रूप में हमको वो दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट हम देखें गर्भावस्था। प्रेगनेंसी पीरियड में भी पाइल्स और फिशर, फिशर तो जनरली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी का जो एक्शन होता है उस समय होने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन पाइल्स जो है वो जैसे जैसे फीटस बढ़ता है, जैसे जैसे फीटस बढ़ता है उसका एक प्रेशर जो है वहां के प्लेक्सस के ऊपर पड़ता है। लगातार प्लेक्सस के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से वहां का सर्कुलेशन जो है एक प्रकार से ऑक्लूजन होता है। तो उस ऑक्लूजन की वजह से नीचे की ऊपर जब प्रेशर पड़ा, ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से नीचे की वेंस में बैक प्रेशर हो जाने की वजह से वहां की वेंस फूलने लगती है। तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल पाइल्स। जैसे उस महिला को डिलीवरी होती है वहां का प्रेशर रिलीज हो जाता है। प्रेशर रिलीज हो जाने के बाद वहां की वेन्स का ब्लड जो वापस चला जाता है अपने सिस्टम में, सर्कुलेशन में, और पाइल्स नेचुरली वो ठीक हो जाते हैं। तो अधिकांश केसेस हम देखते हैं कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के पीरियड में पाइल्स हुआ है वो डिलीवरी के बाद में वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए इसको हम फिजियोलॉजिकल पाइल्स कहते हैं। किन्हीं किन्हीं को ठीक नहीं भी होते तो उसके लिए फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं और उसको हम फिर ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा इसका एक मुख्य कारण है प्रेशर तो है ही, इसमें हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। हार्मोनल चेंजेस हो जाने की वजह से वहां की जो वेन्स हैं, वो वेन्स या आर्टरीज जो है वो उसकी वॉल जो है वो वीक हो जाती है। तो वीक पड़ जाने की वजह से वो फूलती है, प्रेशर पड़ता है, और दूसरा उस हार्मोन्स की वजह से वीक पड़ती है। तो इसमें दोनों कारण, एक हार्मोनल डिसबैलेंस और दूसरा फीटल प्रेशर, इन दो कारणों की वजह से प्रेगनेंसी में ये हम देखते हैं कि पाइल्स होने की संभावना बनी रहती है। लक्षण हम देखें, इसको हम कैटेगराइज करते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में और फोर्थ डिग्री में। तो फर्स्ट डिग्री में हम देखते हैं स्टूल के साथ ब्लड निकलना, स्प्लैश लाइक ब्लीडिंग, फवारा, पिचकारी या ड्रॉप ड्रॉप, ये इस प्रकार की कैरेक्टर पेशेंट जो बताता है। ब्लीडिंग, पेशेंट बताता है सर मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो हम ब्लीडिंग को डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए हम एग्जामिनेशन के पहले पूछते हैं कि किस प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है। क्योंकि फिशर की जो ब्लीडिंग होती है वो स्टिक लाइक ब्लीडिंग होती है, स्टूल के साथ साथ एक लाइन बनती है, और पाइल्स में जो है वो स्प्लैश लाइक, फवारा, पिचकारी या ड्रॉप ड्रॉप के रूप में फ्रेश ब्लड निकलता है। इसमें ब्लैक स्टूल या मेलिना की स्टेज नहीं होती, क्योंकि इसमें लोअर पार्ट में की वेन्स या आर्टरी से डायरेक्ट ब्लड आता है, तो ये फ्रेश ब्लड इसमें विदाउट पस। यदि पस के साथ आ रहा है तो वो पाइल्स नहीं है। पस के साथ यदि आ रहा है तो और दूसरी डिजीज हो सकती है, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, उसको फिस्टुला इन एनो हो सकता है,
ये सारी चीजें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए पेशेंट से पूछते हैं कि ब्लीडिंग किस प्रकार की हो रही है मल त्याग के समय और उसके बाद भी पेशेंट को जो पेन बना रहता है। फर्स्ट डिग्री में तो हम देखते हैं कि फर्स्ट डिग्री में ओनली पेशेंट कंप्लेन ब्लीडिंग पर रेक्टम, यदि ब्लीडिंग पाइल्स है तो। कई लोगों को पेशेंट जब सेकंड डिग्री में आता है तो उसमें भी ब्लीडिंग नहीं होती है, तो हम पूछते हैं कि ब्लीडिंग आज भी नहीं हो रही थी और ब्लीडिंग पहले भी नहीं हो रही थी, यानी फर्स्ट डिग्री था उसको, परंतु ब्लीडिंग न होने की वजह से वो हमारे पास नहीं आया। जब पेशेंट कब आता है हमारे पास, या तो उसको पेन होगा, या उसको ब्लीडिंग होती है, या उसका मस्सा जो है बड़ा होगा। ये तीन चीजें लेके पेशेंट हमारे पास आता है। उसके बिना यदि ब्लीडिंग पाइल्स नहीं है तो फर्स्ट डिग्री में पेशेंट हमारे पास नहीं आते, क्योंकि उसमें उसको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही, ना उस पेशेंट को पेन हो रहा, ना ब्लीडिंग हो रही, ना प्रोलैप्स हो रहा, इसलिए हमारे पास आते ही नहीं है। दूसरा, मल के त्याग के समय ड्यूरिंग डिफिकेशन एंड आफ्टर डिफिकेशन उसको पेन, लगातार कंटिन्यूस थ्रॉबिंग पेन। अब इसमें पेशेंट पेन बताता है, और फिशर में भी पेन हो रहा है और पाइल्स में भी पेन हो रहा है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट हमको करना पड़ेगा कि फिशर का जो पेन होता है वो कटिंग टाइप का पेन होता है, प्रिकिंग टाइप का पेन होता है, जैसे लग रहा है किसी ने ब्लेड से काटा हुआ है, बर्निंग सेंसेशन टाइप का पेन होता है। लेकिन पाइल्स का जो पेन होता है वो थ्रॉबिंग पेन होता है, ऐसा लग रहा है कोई दबा रहा है, दिन भर उसको पेशेंट को पेन की फीलिंग होती रहती है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको एग्जामिनेशन तो करना ही है, विदाउट एग्जामिनेशन हम पाइल्स फिस्टुला फिशर के पेशेंट को डायग्नोस प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। मल द्वार से मस्से का बाहर निकलना, ये मस्से को भी हम डिग्रीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट डिग्री में कोई प्रोलैप्स नहीं होता, सेकंड डिग्री के पाइल्स यदि है तो उसमें प्रोलैप्स होता है और स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही पेशेंट खड़ा होता है डिफिकेशन मल त्याग करने के पश्चात, वो मस्से जो है वापस अंदर चले जाते हैं, तो वो सेकंड डिग्री होता है। थर्ड डिग्री में क्या होता है, थर्ड डिग्री में मस्से बाहर आते हैं, लेकिन उसको डिजिटली मैनुअली उसको पुश करके अंदर करता है, और फोर्थ डिग्री में परमानेंटली प्रोलैप्स हो जाते हैं, यानी पेशेंट उसको अंदर करता भी है तो वो तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो ये फोर्थ डिग्री में 4 डिग्री से प्रोलैप्स के आधार पर हम इसको डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिग्री का इसको पाइल्स है। पोजिशन डॉक्टर घनघोरिया ने बताया कि उसके ऊपर ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। 3, 7, 11 o'clock उसका पीछे भी कारण है कि ऊपर से जो आर्टरीज आती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक राइट लेफ्ट में जाती है, एक लेफ्ट में जाती है, तो 3 पार्ट में दिखाई देते हैं। ये पाइल्स आपको दिखाई दे रहा है। ट्रीटमेंट पोर्शन में हम इसमें आते हैं औषधि चिकित्सा। अब आचार्य सुश्रुत ने भी इतने हजारों साल पहले भी ये 4 प्रकार की चिकित्सा बताई थी: औषध चिकित्सा, अग्निकर्म चिकित्सा, रक्तमोक्षण चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, छाछूत चिकित्सा। तो ये इतने प्रकार की चिकित्सा आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के अंदर लिखी हुई है। तो फर्स्ट डिग्री पाइल्स यदि है, इवन सेकंड डिग्री पाइल्स में भी हम औषधि चिकित्सा, अधिकांश पेशेंट को हम औषधि से सभी लोग ठीक करते हैं। औषधि में विशेष रूप से हम देते हैं लग्जेटिव टाइप की चीज बहुत जरूरी है, जिससे कि वहां का प्रेशर रिलीज होगा, और प्रेशर रिलीज होगा तो प्रेशर जो उसके जो वेन के अंदर जो प्रेशर बना हुआ वो धीरे धीरे रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद में पाइल्स श्रिंक होकर ठीक हो जाता है। पैरासर्जिकल मेथड्स में डॉक्टर गनवरिया ने सारी मेथड्स बताई थी, बैरन बैंड मेथड, क्रायो सर्जरी और इस प्रकार की और भी सारी चीजें, तो वो उसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। सर्जरी में ह्यूमोरेक्टोमी की जाती है। छाल सूत्र चिकित्सा, ये विशेष रूप से हम आयुर्वेद के फेलो जो हैं वो करते हैं, क्षार चिकित्सा और छार सूत्र चिकित्सा। क्षार चिकित्सा हम लोग औषधियों का क्षार बनाते हैं, जिसमें विशेष रूप से अपामार्ग क्षार, एक पूरी विधि है उसकी। अपमार्ग क्षार बनाने के बाद तीक्ष्ण क्षार को उन पाइल मांस के ऊपर लेप करते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी एसिडिक सॉल्यूशन से, नींबू के रस या तक्र या छाछ से उसको वॉश आउट करके उसको 5 मिनट के अंदर उसको वॉश कर देते हैं, तो उस क्षार की वजह से वो वहां का मस्सा जो ठीक होता है। छारसूत्र चिकित्सा, इससे मिलती जुलती चिकित्सा मॉडर्न सर्जरी में अभी पहले करते थे। तो छार, इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि छार वो एक सूत्र है, थ्रेड है, उस थ्रेड के ऊपर छार और हल्दी का लेप लगा के उसको थ्रेड को तैयार किया गया। तो इसकी विशेषता ये है, छार सूत्र की विशेषता, कि उसको छार एक अपने आप में कटिंग करता है, और उसके ऊपर हल्दी लगी हुई है तो एज एंटीबैक्टीरियल भी कार्य करता है। तो छार अपना जो कार्य करता है वो 2-3 प्रकार से कार्य करता है। एक उसका हाइग्रोस्कोपिक एक्शन होता है, वहां का जो वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो टिश्यू वहां का कट करके धीरे धीरे उस मस्से को विद इन 7 days कट करके अलग कर देता है। तो वहां का जो अल्सरेशन डेवलप होता है उस अल्सर को हील होने में बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, कि 7 दिन 10 दिन के अंदर वो हील होकर उसको ठीक हो जाता है।
अब इसमें भी पेशेंट पूछते हैं कि साहब मॉडर्न सर्जरी में दोबारा हो जाता है, छासूत्र से भी दोबारा होता है क्या? हम बोलते हैं बिल्कुल हो सकता है, छासूत्र से भी दोबारा हो सकता है यदि आपका कारण जिन कारणों से हुआ है वो कारण यदि आपके रिमूव नहीं होंगे तो डेफिनेटली छासूत्र के होने के बाद भी दोबारा रिकरेंस इसमें हो सकती है, होती है। तो पेशेंट को हम कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए या इस प्रकार के एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जैसे डॉक्टर घनघोरिया ने बोला लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, तो उसके लाइफ स्टाइल को हम लोग सुधारने का प्रयास करते हैं तो उसको रिकरेंसी रेट फिर नहीं के बराबर हो जाती है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, खासतौर से पाइल्स के अलावा फिस्टुला, फिस्टुला एंड एनो में तो लव एंड बेली के अंदर भी फिस्टुला में छासूत्र चिकित्सा मॉडर्न सर्जरी में भी इसको इंक्लूड कर लिया गया है। ये इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट इसका हो चुका है छासूत्र चिकित्सा का। उसके बाद हम पेशेंट्स को बचाव के उपाय जरूर बताते हैं कि ये दोबारा ना हो, तो मल त्याग में कॉन्स्टिपेशन न रहे और उसको प्रेशराइज नहीं करते हैं, चाहे भले उसको 2 या 3 बार जाना पड़े, वो 2-3 बार जाए लेकिन जल्दी उठ के आ जाए। मोबाइल लेके ना जाना, पेपर न्यूज़पेपर लेके टॉयलेट में ना जाना, मोबाइल लेके ना जाना, तो नहीं जाएगा तो डेफिनेटली वो जल्दी उठ के आ जाएगा। जल्दी उठ के आ जाएगा तो पेपर प्रेशर नहीं पड़ेगा उसको और उसको फिर उसको पाइल्स होने की संभावना कम हो जाएंगी। आजकल हम देखते हैं कि पानी लोग कम पीते हैं, मैक्सिमम लोग एसी के अंदर बैठे रहते हैं। आजकल आईटी वाले बच्चे हैं तो एसी में बैठे रहते हैं, एसी में वैसे ही प्यास कम लगती है, तो पानी कम पीते हैं, फाइबरस डाइट कम लेते हैं। इन सब कारणों की वजह से पाइल्स के पेशेंट हमारे पास धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को पानी पीने का ज्यादा बोलते हैं, फाइबरस डाइट यानी हरी सब्जियां, भाजी वाली सब्जियां, बिना छाना हुआ आटा। हम हर पेशेंट को बताते हैं कि बिना छाने आटे की रोटी बनाएं और उसमें थोड़ा चने का आटा मिक्स कर लें, तो इसमें अधिकांश मरीजों को इसमें बिना किसी लग्जेटिव के परगेटिव मेडिसिन के उसको ठीक हो जाता है। ये इस प्रकार से हम सलाद वालाद ज्यादा खाने को बोलते हैं, योगाभ्यास करने को बोलते हैं। तो ये सब चीजों अगर पेशेंट को बताते हैं तो डेफिनेटली जो है पेशेंट इन सब चीजों से बचा रहता है। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल कंज्यूमर ओरिएंटेड बहुत अच्छा बताया। सामान्य पब्लिक के लिए ये निश्चित उपयोगी होगा। और मैं केवल एक सूचना के रूप में निवेदन कर दूं कि हम लोगों के इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी के चैनल पर 5,000 सब्सक्राइबर हैं। उनमें से 25% जनरल पब्लिक के एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग विधाओं के, और जनरली अपने आयुष और एलोपैथी के सीनियर एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। पहले क्या होता था, हम कोई भी सीएमई करते हैं, आज भी सीएमई करते हैं, वो एक कमरे में अपन बंद करके कर लेते हैं, लेकिन ये यात्रा अपनी 5,000 जगह रोज जा रही है, हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो रही है। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल लोगों के आशीर्वाद से ये बहुत अमर बहुत गाथा लिखी जा रही है। बिल्कुल मैं तो ये कह मैं बहुत बहुत आदरणीय पद्मश्री वैद्य बीके संजय सर से प्रार्थना करता हूँ केवल 10 मिनट की। प्रणाम प्रणाम सर। अगली आप बहुत बड़े रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और अगली जो हमारी वेबिनार है ट्रैफिक विक्टिम्स के लिए, सर उसमें मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। तो मैं इस वेबिनार के खत्म होते ही लिंक चेंज करके उस वेबिनार को शुरू करूंगा, और अखिलेश जी से आग्रह करूंगा, महेश सर से आग्रह करूंगा कि वो हमारे साथ कल भी जुड़े, और कल जुड़ने के साथ में हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी अखिलेश जी से आग्रह करूंगा हमारे अगले वक्ता देवी शंकर जी को शायद आमंत्रित कर। धन्यवाद दीपक सर। जैसा कि छात्रसूत्र के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, आयुर्वेद कॉलेज और महाविद्यालय में लगातार छात्रसूत्र के मरीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और डेफिनेटली लोगों तक इसका प्रचार प्रसार भी हम सभी के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर देवी शंकर नागर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? ओके, हो सकता है मेरे को सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आने वाले वक्ताओं से निवेदन करता हूं, क्योंकि अगला एक वेबिनार शुरू होने वाला है, इसलिए अपने बात को संक्षिप्त में 10 मिनट में लगभग कहने की कृपा करेंगे। नाउ आई एम इनवाइटिंग डॉक्टर महेश संघवी
विख्यात आयुर्वेदिक सर्जन श्रीजी हेल्थ केयर सेंटर, सुराना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई। आप पूरे भारत में विख्यात आयुर्वेद सर्जन है। आपको इन्वाइट करता हूँ मैं अपनी बात रखने के लिए, डॉक्टर महेश संघवी। हरिओम डॉक्टर महेश संघवी सर। महेश संघवी जी, जी प्रणाम गुरु जी, प्रणाम, धन्यवाद। स्वागत है, धन्यवाद। आइए आइए, स्वागत है। आपने ये जो है विषय लेकर शस्त्र शल्य चिकित्सकों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व छोड़ा है और अच्छा सा विषय आपने लिया है और आपको प्रेजेंट को भी लेते रहते हैं और मुझे याद किया, इसके लिए मैं सुबह सुबह आपको धन्यवाद करता हूँ 4:45 को। और मेरे पूर्व दोनों वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से पूरा गागर में सागर करने की पूरी कोशिश की है और आपने ये सिलसिला अगर अपन विषय वाइज आगे चलाएंगे, लेकिन आज के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड पाइल्स डे जो है डॉक्टर अशोक लड्ढा ने इंदौर से शुरू किया था। उसने उसके लिए बहुत बड़ी मशक्कत की थी और पाइल्स इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसी दूसरी बीमारियां हैं, ये निग्लिजेटेड नहीं है। ये उसने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तावित, बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई करके ये स्थापित किया था। इसके लिए मैं प्रथम तो सुश्रुत जी को प्रणाम करूंगा क्योंकि अष्टमहागध में ये दोनों को रखा है और 4 फोल्ड मेनू रखा है, 4 प्रकार की चिकित्सा उसने रखी है और उसमें भी उसने अग्नि को सबसे पहले औषध चिकित्सा को रखा है। मेरा यहाँ पर 2 या 3 ही, मतलब क्योंकि क्या है कि हमारे 9:30 बजे एक जगह और मेरे को जाना है। तो पहली बात यह है कि हमको कॉमन लैंग्वेज के अंदर में पेशेंट को समझाने की मतलब जो है ना काउंसलिंग होनी चाहिए। प्रकार के अंदर में सिर्फ हमारे पास रोगी जब आता है तो वो एक ही प्रश्न पूछता है, साहब मुझे बवासीर हुआ। जैसे हमारे साहब ने, अग्निहोत्री साहब ने बताया कि लज्जा के मारे ये वो। नमस्कार नमस्कार सर, आपने बहुत अच्छी तरह से कहा, मेरी वेदना आपने समझकर पहले से ही बोल दी। एक तो ज्ञान का अभाव, श्रम संकोच और पैसे का अभाव, इन चीजों की वजह से कोई दिखाना नहीं चाहता है। और मेरे ग्रैंडफादर का एक तकिया कलाम था कि जिसको साड़ी चाहिए, मैचिंग ब्लाउज चाहिए, वो साड़ी लेके आए। अब ये शुरू शुरू में 1918 में मैं बनारस से जब बम्बई आया तो मेरे लिए ये हेडेक था। तो मैं एक पिक्चर रखता था, मैं बोलता हूँ भाई ये बवासीर इसमें कौन से प्रकार का है मेरे को बताओ। तो कंफ्यूज हो जाते थे, फिर उनको समझाना पड़ता है वहां पर अकेला ही बवासीर नहीं है, बहुत सारी बीमारियां है। तो दोनों पूर्व वक्ता में, पहले पूर्व वक्ता दूसरे ने भी बहुत अच्छी तरह से कहा है कि इसमें बहुत सारी जन जागृति की आवश्यकता है। दूसरा, मार्केटिंग के लिए आजकल जो लेजर शब्द चल पड़ा है तो उनको मालूम ही नहीं है कि लेजर कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, करते हैं नहीं करते हैं। ये बहुत सारा मिथ्याभिभास भी अभी चल रहा है। पेशेंट आता है तो बोलता है कि साहब दुखता है या तो ब्लीडिंग होता है। उनको ये 4 प्रकार, 4 डिग्री, आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हैं। ऐसे हो गया। ठीक है साहब, धन्यवाद धन्यवाद। तो हम जो है ये बात को लेकर हमको बहुत सारा आप लोगों के माध्यम से, पवन जी, कॉमन पब्लिक के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, तब जाके ये पाइल्स डे की सार्थकता होगी। दूसरा ये है कि हम जब बात कर रहे हैं कॉमन पीपल के लिए तो टेक्निकल भाषा कम यूज करें और देसी भाषा में बात करें कि जिसके उसको समझ में आ जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारे वहां पर स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण में बाद में आतुरस्य विकार प्रसन्न है, तो हमको उसको ऑपरेशन के बाद भी क्या क्या करना चाहिए वो भी उसको समझाना पड़ता है, उसको औषध चिकित्सा करनी पड़ती है, ये सब समझाना चाहिए। और जैसे आपने कहा है कि कल से अपन विशद चर्चा के रूप में अलग अलग स्पीकर्स को बुला रहे हैं, उसी सिलसिले में हम आगे चलते रहेंगे। आपने मुझे मौका दिया और मुझे विचार रखने का प्लेटफॉर्म दिया और आपका पूरा प्लेटफॉर्म 2-3 दिन तक अपन पाइल्स डे के लिए उपयोग में होगा। उससे न कि सिर्फ आयुष डॉक्टर, मॉडर्न डॉक्टर और आम पब्लिक को भी फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आपका धन्वंतरी भाग और हमारे जैसे सभी वैद्य जो यहाँ पर जुड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जो कोई भी उसके लाभान्वित होंगे,
तो मुझे ये लगता है कि पवन शर्मा की टीम, अग्निहोत्री जी और दूसरे लोगों का ये जो साधुवाद है वो सही मायने में सार्थक होगा। इतना कहकर आज मैं विराम करूंगा। कल अच्छी तरह से अपन आराम से इस बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पूरे दोनों वक्ताओं ने बहुत सुंदर सागर में सागर करने का पूरा प्रयत्न किया है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पवन जी। मैं कल से प्रार्थना करूंगा कि हमारी वेबिनार में केवल 3 स्पीकर रहेंगे। हम दिन बढ़ा देंगे, दिन की चिंता नहीं है, दिन 4 वो हो समय 5 की हो, जमेदारी लेकिन होता है, एक क्योंकि फिर शांति से सुन सकते हैं हम वक्ताओं को। हाँ वही वही वाली बात होती है। एक तो फिर वो डंडा लेकर दाऊद के जैसे पीछे पड़ते हैं, समय खराब हो रहा है, समय पूरा हो रहा है, जाके चलो आगे चलो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं जो वो नहीं करना आपका चाहता। सजेशन सुझाव है उनमें से जो आपके पास है उनमें से कल आप 3 चुन लो। जी 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 तो मैं जी, आपसे रजा चाहूंगा। अग्निहोत्री धन्यवाद, जी बहुत प्रणाम। बहुत आभार और आपका, सर्वे बहुत को बहुत सुखालु भव प्रणाम सर, प्रणाम। और नववर्ष की शुभकामना और ये हमारा प्रोग्राम आकाश को छुए ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अब मैं अखिलेश जी से कंक्लूजन की प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर अखिलेश जी को भी आमंत्रित करता हूँ वक्ता के रूप में, और साथ में कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और फिर उसके बाद अग्निहोत्री जी। इन द मीन टाइम मैं लिंक चेंज कर लूँ। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर संघवी ने बहुत ही बेटर कंक्लूजन दिया है। डेफिनेटली अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो खान पान है, आरबीआर है, उसकी वजह से इस तरह के मरीज लगातार हमारी ओपीडीज में बढ़ते जा रहे हैं। और मॉडर्न में भी इसके लिए इंजेक्शन थेरेपी है, क्रायो सर्जरी है, इंफ्रारेड कोगुलेशन है, हेमरेक्टोमी है, MIPS, DGH है, बहुत सारी टेक्निक्स धीरे धीरे लगातार मार्केट में आ रही है। पर आज से लगभग 2500 साल पहले शास्त्रोक्त पद्धति बताई गई थी, क्योंकि हम हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं वो हमेशा बताते हैं कि दूसरी थेरेपी से ऑपरेशन कराया था लेकिन दोबारा हो गया है। स्पेशली फिस्टुला के केस में तो सात सूत्र के इतने वंडरफुल रिजल्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे पास मरीज आता है, वो एक्सपेक्ट करता है, उसका विश्वास है, आयुर्वेद से बना हुआ है कि मैं वहां पर जाऊंगा, मेरे को RBR के बारे में, खान पान के बारे में बताएंगे और मेरे को सस्ता इलाज होगा, और एक धागे से जो इलाज होता है वो इलाज होने के बाद दोबारा नहीं होता है। ऐसा उसने दूसरे मरीजों से सुना हुआ है, इसलिए लगातार मरीज हमारे पास आते हैं इसके लिए। और इस थेरेपी को वाकई में जो करके, स्पेशली महिलाओं में हम देखते हैं, महिलाओं में 3-4 महीने 5 महीने की लगातार जब इस तरह की बीमारी बढ़ती रहती है, खून आता रहता है, तो ग्रामीण महिलाएं हमारे पास आती नहीं है। तो हमें क्या जागरूकता फैलानी चाहिए मंच के माध्यम से, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हम तो लगातार ये करते ही हैं। तो इसके माध्यम से जब हम घर घर हमारी पहुंच होगी तो हम देखेंगे कि हर घर में एक मरीज जैसे पाइल्स का मिलने लगेगा, और यदि उसका इलाज सही टाइम से हो जाए तो डेफिनेटली उसको निजात मिल जाएगी। तो इस तरह के जो क्या कहते हैं अभियान अभियान चलाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो प्रचार प्रसार तो लगातार पवन शर्मा जी के द्वारा किया ही जा रहा है, क्योंकि लगभग इतने सारे, मुझे लगता है लाखों लोगों तक अब तक ये वेबिनार पहुंच चुका है, और आगे भी मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल है, बाहर विदेश से के भी लोग इसको सुनते हैं। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद में शाश्वत पद्धति और शाश्वत का RBR लाभदायक है। बस मैं अपना इतने ही बात कहकर अपनी स्थान वापस लेता हूँ। अब मैं डॉक्टर पवन शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, पहले तो इस सब्जेक्ट पर वेबिनार करने के लिए, क्योंकि एक ज्वलंत समस्या है। मैंने तो पाइल्स में मेरे कुछ 4-5 केस एनोरेक्टल कार्सिनोमा के भी देखे हैं, जिसमें पाइल्स में लगातार खून आ रहा था। पर मैंने चूंकि फील्ड से, कार्सिनोमा के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक CT स्कैन करवा के देखा हमने, तो देखा कि कॉलीफ्लावर लाइट टाइप की ग्रोथ भी रक्तम में थी। तो पाइल्स का एग्जामिनेशन करने के भाषा ये भी देख लेना चाहिए कि अगर लंबे समय तक क्रोनिक पाइल्स बार बार हो रहा है और ब्लीडिंग लगातार हो रही है, ब्लीडिंग यदि ब्लैक कलर की आ रही है, पेशेंट को सोबिल टाइप का पेन हो रहा है, वजन उसका लगातार गिरता जा रहा है, तो एक बार हमें कोशिश कर लेना चाहिए कि CT MRI करा के एक्सक्लूड कर देना चाहिए रेफर करके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर अखिलेश, थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद स्पीकर्स। थैंक यू। अग्निहोत्री सर, प्लीज थैंक यू कंक्लूड। प्रोफेसर, थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। हाँ, सबसे पहले तो हम अपना आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर VK संजय साहब का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहूंगा। हम लोगों के रिक्वेस्ट से आपने स्वीकार किया, कोटि कोटि आपको धन्यवाद। और रही बात आज के अभी जो वेबिनार कंप्लीट हुआ है, उसके जितने भी गेस्ट स्पीकर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है हृदय से। और दीपक सर ने बड़ी अच्छी बात रखी कि हमारे इस